तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर मोहम्मद आफ़ताब और मैं जीव विज्ञान के इस महासंग्राम के एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 से हम देखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना लिया था जिसमें मैंने 22 क्वेश्चन कर दिया था, है ना। अगर अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दिया है। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो माता के गर्भ में भ्रूण को जो है पोषण प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है? प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। मान लीजिए कि ये माता का गर्भाशय है, उसमें एक बच्चा पल रहा है। उसमें क्या हो रहा है? एक बच्चा पल रहा है। तो माता के गर्भाशय से बच्चा जो है इसी प्लासेंटा के थ्रू अटैच्ड होता है और इस प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है? इस प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में जो है पोषण होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अमीबा जो है किससे अपना भोजन ग्रहण करता है? तो देखिए अमीबा क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, या कुटपाद के बनने या बिगड़ने से इसका शरीर का आकार बदलता रहता है। तो अमीबा अपने कुटपाद की सहायता से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए जो है किस में पाया जाता है? तो देखिए डीएनए पाया जाता है किस में? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डीएनए? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो दो तत्वों की सर्वाधिक भूमिका होती है। सबसे पहला होता है कैल्शियम और दूसरा होता है फॉस्फोरस। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन टैग पॉलीमरेज एंजाइम का स्त्रावन करता है? तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम का स्त्रावन करता है इसर्चिया कोलाई, जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाने का कार्य करती है? ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने का कार्य करती है। यानी कि ऑक्सीजन रहित से तात्पर्य है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाने का कार्य करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाने का कार्य करती है? तो डीऑक्सी सबसे पहले इतना समझिए कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? रक्त है। कौन है हमारे शरीर में? रक्त जो है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, क्योंकि हमारे शरीर के संपूर्ण हिस्से तक रक्त को लेकर जाने का तथा उसको लेकर आने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। कौन करता है दोस्तों? रक्त करता है। और किसके माध्यम से करता है? हृदय के माध्यम से करता है वो। तो देखिए हृदय, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। पहला क्या है? दायां अलिंद, दूसरा क्या है? बायां अलिंद, तीसरा क्या है? दायां निलय, और चौथा क्या है? बायां निलय। और यह दोनों आपस में अलग होती हैं किसके माध्यम से? बताइए किसके माध्यम से अलग होता है? इस सेप्टम के माध्यम से अलग होता है। किसके माध्यम से? सेप्टम के माध्यम से। अब क्या होता है कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा रक्त कहाँ आएगा? बताइए। दायां अलिंद में। दायां अलिंद से कहाँ जाएगा? दायां निलय में। किसके द्वारा? त्रिदलीय कपाट के द्वारा। यानी कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में एक वॉल्फिन लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट। इसके माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला आता है? दायां निलय में आ जाता है। और दायां निलय में जो है यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये कहाँ चला जाता है? रक्त फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और वो अपना ऑक्सीजन को क्या करता है? दे देता है। अब क्या होता है आगे कि यहाँ पे जो है रक्त आएगा कहाँ पे? अब फुफ्फुस शिरा के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड रक्त है वो आता है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से जाएगा बायां निलय में, और बायां निलय से जो है महाधमनी के द्वारा
रक्त का पूरे शरीर में संचार हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछे कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाने का कार्य करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन सहित रक्त को ले जाने का कार्य कौन करता है, तो ऑक्सीजन सहित रक्त को ले जाने का कार्य पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मछली में कितना पाया जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक सवाल आप लोगों से है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो आहार नाल, ये मान लीजिए कि आहार नाल है, तो आहार नाल का जो सबसे बाहरी परत होगा ना, उसको कहेंगे सिरोसा। क्या कहेंगे उसको? सिरोसा कहेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूं और आप ही बताइए कि कौन सा जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है ना। तो ये हो गया एंथर, जिसको क्या कहते हैं? परागकोश। ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका। और यहाँ पे ये जो लाल पीला कलर का फूल का पत्ता देखते हैं, उसको कहते हैं बाह्य दल। तो फूल के प्रजनन अंग में आपको ये परागकोश आएंगे, वर्तिका काग्र आएगा और वर्तिका आएगा। तो कौन नहीं आएगा? तो बाह्यदल नहीं है। पुष्प का प्रजनन अंग कौन नहीं है? बाह्यदल नहीं है। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकोश है, क्योंकि परागकोश के अंदर ही क्या बनता है? पराग कण बनता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। नहीं है अंडा से। अंडा से में ही तो अंडाणु का निर्माण होता है सर। गर्भाशय, यहीं पे तो बच्चा पलता है सर। फेलोपियन नलिका, यहीं पे तो क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है सर, निषेचन की क्रिया होती है। ये तीनों क्या है? मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं। तो कौन नहीं है? शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र के भाग नहीं होते हैं। चलिए अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है? ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे मस्तिष्क में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। पहले ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। तीसरे ग्रंथि का नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि नाम है। और इसी पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का क्या होता है? स्त्राव होता है। अगर अधिक वृद्धि हार्मोन का स्त्राव हो जाए तो मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, और वृद्धि हार्मोन का स्त्राव कम हो जाए तो मनुष्य में बौनापन आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस में जनन होता है किसके द्वारा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जनन होता है बीजाणु गठन के द्वारा। अगर आपसे पूछे मुकुलन या कलिकारोपण किस में होता है, तो ये होता है हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। विखंडन किस में होता है? अमीबा पारामीशियम यूग्लिनाइड में होता है। बीजाणु गठन किस में होता है? ब्रेड मोल्ड राइजोपस में होता है। लैंगिक जनन तो हम लोगों में होता है, यानी कि ये मनुष्यों में होता है, तथा अन्य जानवरों में भी लैंगिक प्रजनन होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है? तो समरूपी अंग की अगर हम बात करें तो समरूपी का मतलब होता है एनालोगस। समरूपी का मतलब क्या होता है? एनालोगस, यानी कि शरीर की संरचना तो अलग अलग होती है, उसकी बनावट तो अलग अलग होती है, लेकिन कार्य उसका एक ही होता है। तो बताइए, चमगादड़ का पंख, क्या इसमें अस्थियां पाई जाएंगी? बिल्कुल पाई जाएंगी।
पक्षी का पंख, क्या इसमें अस्थियां पाई जाएंगी? बिल्कुल पाई जाएंगी। लेकिन कीड़े के पंख में क्या अस्थियां पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है? नहीं ना, नहीं पाई जाती है। लेकिन इन तीनों का कार्य क्या है? इन तीनों का कार्य है उड़ना। क्या कार्य है इन तीनों का? उड़ना। तो ये तीनों आपस में क्या है? समरूपी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि इनमें से कौन समरूपी नहीं है? तो समरूपी कौन नहीं है? बंदर के हाथ नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें कहा जाता है ना, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है ना। तो यह कौन सी रचना है जो गुब्बारे की तरह फूलता है? तो मैंने आप लोगों को क्लासरूम में भी पढ़ाया है, और जिन लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है तो वो सुन लीजिए। वह रचना होती है एल्वियोलाई, है ना। इसी एल्वियोलाई के में जो है क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और ये गुब्बारे की तरह फूलती है, जिसके कारण हमारा फेफड़ा फूल जाता है। सांस लीजिए, अभी देखिए फेफड़ा फूला कि नहीं फूला, फिर छोड़िए, सटक गया कि नहीं सटक गया। तो ये किसके द्वारा होता है? एल्वियोलाई के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांस लेने के दौरान ऐसी कौन सी रचना होती है जो नीचे की ओर खिसक जाती है, तो वो कौन सी रचना है? वो है डायफ्राम। कौन सी रचना है? वो डायफ्राम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? यानी कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज से मिलके बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किस चीज से मिलके बनी होती है? काइटिन की। सेलुलोज किस में होता है? पादप में। पेक्टिन भी किस में होता है? पादप में होता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणु में टूटता है। बिल्कुल टूटता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब क्या होता है? विखंडन होना। यानी कि ग्लूकोज का विखंडन होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यानी कि एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट का क्या होता है? विखंडन होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए ये गर्भाशय है, और गर्भाशय में ये बच्चा है। कौन है? ये बच्चा है। तो गर्भाशय में बच्चा को मदर से यानी कि माँ के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? तो माँ के साथ जोड़ने का काम करता है प्लासेंटा। कौन करता है? प्लासेंटा। और इसी प्लासेंटा के थ्रू जो है, जो भी माता जो है भोजन करती है वह बच्चे के अंदर चला जाता है, और बच्चे में बनने वाले जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और वही इसी प्लासेंटा के थ्रू जो है वो कहाँ आ जाते हैं? बताइए, माँ के रक्त में चले जाते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। यानी कि हम लोगों को पता है सर कि डीएनए जो है हमारे न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सर इसके अलावा डीएनए दो जगह पाया जाता है। एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। एक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है? गोल्गी का, राइबोसोम, अंतःपरमाणुकीय जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के जगह लवक दिया रहता तो आंसर क्या होता? लवक होता। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है ना। लेकिन हम लोगों के शरीर में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? हम लोगों के शरीर में लीनियर डीएनए पाया जाता है। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि थायमिन है। थायमिन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 है। चलिए अब
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से लक्षण का चयन नहीं किया था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? नहीं किया था। क्या किया था? नहीं किया था। तो बीज का रंग बिल्कुल उन्होंने चुना था, फूल का रंग बिल्कुल उन्होंने चुना था, फूल की आकृति कैसी होती है ये भी उन्होंने चुना था। उन्होंने क्या नहीं चुना था? फूल की स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने फूल की स्थिति को नहीं चुना था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों पादप में संवहन बंडल पाई जाती है, यानी कि संवहन उत्तक पाया जाता है। और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम का क्या कार्य है? खनिज लवणों का और जल का क्या करता है? वह वहन करता है। पौधे की जड़ से जल को लेता है और उसको पत्तियों तक पहुंचा देता है। पत्तियों में क्या होता है? भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनने के बाद वो भोजन वहां तो रहेगा नहीं, तो वो भोजन का क्या होगा? वह भोजन एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। तो वह भोजन का स्थानांतरण यानी कि भोजन के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उसके लिए है फ्लोएम। कौन उत्तरदायी है? उसके लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। लेकिन जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए की क्रियानात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये सवाल मैंने कल ही बताया था पिछले वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसमें 1 से लेके 22 तक मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं 23 से लेके 48 तक क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि डीएनए की क्रियानात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों डीएनए की क्रियानात्मक इकाई को कहते हैं जीन। अब देखिए जीन क्या होता है? मान लीजिए ये डीएनए है। ये क्या है बाबू? डीएनए है। तो डीएनए का ये छोटा सा खंड, इस डीएनए के छोटे से खंड को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और दोस्तों जीन का क्या कार्य होता है? जीन का कार्य होता है आनुवांशिक लक्षण को पिता से लेकर पुत्र तक लेकर जाने का होता है। किसका कार्य होता है? वह जीन का कार्य होता है। इसीलिए इसको डीएनए का क्रियानात्मक इकाई भी कहा गया है, या फिर इसका दूसरा नाम है आनुवांशिक इकाई। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं कह दूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जो जो मैं वीडियो में आप लोगों को कह रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो वीडियो में सुन के आप फट से कमेंट कीजिएगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बायोलॉजी का नोट्स चाहिए आप लोगों को तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, आप लोगों को बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है ना। देखिए अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, सरल एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है तथा भोजन के अंतःग्रहण करने के लिए भी कोई आकार नहीं होता है। तो वह जो है भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा करता है। और दोस्तों कुटपाद के बनने या बिगड़ने के माध्यम से ही क्या होता है? इसके शरीर का आकार भी बदलता रहता है। मैं बता दूं कुटपाद क्या होता है। देखिए जैसे ये अमीबा है तो ये उसका क्या है? कुटपाद है। ये क्या है? कुटपाद है। ये भी क्या है? कुटपाद है। और ये भी क्या है? कुटपाद है। इसी के सहारे ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाता है। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रोटीन किससे बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये जो है दोस्तों, अमीनो एसिड का बना होता है। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? अभी जस्ट मैंने बताया क्या कार्य है इसका। पौधों में जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, है कि नहीं? तो इसका जाइलम का क्या कार्य होगा? जल का परिवहन करना, तथा भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो देखिए, ईस्ट का उपयोग 3-4 चीज़ों में होता है। इडली बनाने में होता है, अल्कोहल बनाने में होता है, उसके बाद ब्रेड बनाने में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है एल किस में होता है ईस्ट का उपयोग? दारू बनाने में होता है, इथाइल अल्कोहल बनाने में होता है। इसके अलावा बताइए, ब्रेड बनाने में होता है, इसके अलावा इडली बनाने में होता है, जलेबी बनाने में होता है। किसका उपयोग होता है? ईस्ट का उपयोग होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, अगर ये चीज़ आपको डिटेल में जानना है, तो आप लोग नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मैं आप लोगों को इसकी डिटेल वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन है इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचन होता है किस में? अमाशय में। अमाशय में क्या सब पाया जाता है? HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है तथा म्यूकस पाया जाता है। ये दोनों मिलके क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करती है। तथा म्यूकस का क्या कार्य है? वह HCl को हमारे आंत की दीवारों से बचाने का कार्य करती है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो के ऊपर, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत समय जाता है ना? तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है, और आपका एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।